हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर 3 चल रहा है और आज इस मॉडल पेपर का ये भाग 3 है जिसमें हम 5 अंक वाले 5 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये इसका खंड क है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर A, B सच दैट संख्या 5 A माइनस B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो हमें यहाँ एक संबंध दिया गया है। दिया गया संबंध है R बराबर A, B सच दैट कि A माइनस B का जो मान है ये डिविजिबल बाई 5, यानी ये जो है 5 से विभाज्य है A माइनस बी और A, B इस प्रकार हैं और A बिलोंग्स टू Z है और B भी जो है इसी Z से बिलोंग करता है, यानी दोनों ही पूर्णांकों के समुच्चय हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होता है तो उसके लिए 3 शर्तें लागू करनी पड़ती हैं। पहली शर्त होती है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि दिया गया संबंध सममित होना चाहिए और तीसरी शर्त यह है कि ये दिया गया संबंध संक्रामक होना चाहिए। यदि ये तीनों ही शर्तें इस संबंध पर लागू होती हैं तो ये सिद्ध होता है कि ये दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि क्या ये दिया गया संबंध जो है स्वतुल्य है। तो पहले हम स्वतुल्य को समझ लेते हैं। स्वतुल्य संबंध होने के लिए इस R में जितने भी जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इन सब के लिए A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z के लिए, यानी जितने भी इस Z में A दिए गए होंगे या जितने भी पूर्णांक हैं उन सब के लिए A जो है इस R में ही बिलोंग करना चाहिए। तो आइए हम पहले इसको चेक करते हैं कि क्या ये दिया गया संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो A जो है ये पूर्णांकों से लिया गया है। तो मान लीजिए कि मैं कोई पूर्णांक लेता हूं, जैसे मैंने 5 लिया, तो 5, बिलोंग्स टू R है कि नहीं, इसके लिए ये देखना है कि ये वाली शर्त लागू होती है या नहीं, यानी A माइनस बी यानी 5 ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये 0 होगा और 0 जो है 5 से डिविजिबल होता है। मुझे केवल 5 के लिए ही नहीं बल्कि हर पूर्णांक के लिए ये बात सिद्ध करनी होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यदि इसके स्थान पर 3 होता तो भी ये 3 - 3 हो जाता और 0 हो जाता और ये भी इससे क्या करता, बिलोंग करता। और इसी प्रकार कोई भी पूर्णांक जब हम इसमें रखते तो वो स्वयं में से घटाने पर 0 ही आता और वो हर बार 5 से डिविजिबल होता। तो मैं ये कह सकता हूं कि A, या A माइनस A इज डिविजिबल बाई 5 होगा फॉर ऑल बिलोंग्स टू या ऑल A बिलोंग्स टू Z के लिए। और यदि A माइनस A डिविजिबल बाई 5 है तो यहां से ये कहा जा सकता है कि A, बिलोंग्स टू
आर होगा, क्योंकि शर्त यही है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी 5 से डिविजिबल होगा, और इसी प्रकार यदि ए माइनस ए 5 से डिविजिबल है तो ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। तो अतः ये सिद्ध होता है कि ये दिया गया जो संबंध है ये स्वतुल्य होगा। तो पहली जो शर्त है वो यहां पर सिद्ध होती है, और अब इसकी हम दूसरी शर्त चेक करते हैं। दिया गया संबंध सम्मित होगा या नहीं, इसके लिए शर्त ये होती है कि यदि a माइनस बी बिलोंग्स टू आर है तो फिर b माइनस ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी यदि a माइनस बी आर में कोई क्रमित युग्म है तो फिर b माइनस ए उसका यानी उल्टा अवश्य इसमें मिलना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या प्रत्येक पूर्णांक यानी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड के लिए जितने भी ए कॉमा बी हैं उन सब के लिए ये होना चाहिए। तो देखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए माइनस बी बिलोंग्स डिविजिबल बाई 5 होगा, क्योंकि हमने ये माना है कि ये संबंध आर में है तो ये इस शर्त को लागू करेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर a माइनस बी 5 से विभाजित है तो ये जो है 5 का ही कोई ना कोई गुणज होगा, या ये इक्वल टू 5 के होगा। यदि मैं यहां से दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू माइनस के 5 के, और ये अब भी यहाँ 5 इंटू के है और 5 इसका एक फैक्टर है, या b माइनस ए इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 जो है b माइनस ए का एक फैक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि b माइनस ए भी 5 से जो है विभाजित होगा, क्योंकि यदि 5 इसका फैक्टर है तो वो अवश्य ही इससे विभाजित होगा, यानी 5 के में मैं 5 का भाग दूं तो ये कट सकता है पूरा पूरा। तो अगर b माइनस ए 5 से विभाजित है तो जरा इसे देखिए कि a माइनस बी जब संबंध R में था तो a माइनस बी 5 से विभाजित था, और यदि इसी प्रकार b माइनस ए 5 से विभाजित है तो इसका अर्थ ये हुआ कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू फिर R होगा। और यही हमको इसमें सिद्ध करना था कि यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R है तो फिर b माइनस बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि दिया गया जो संबंध है ये सम्मित भी है, क्योंकि हमने a कॉमा बी के लिए ज्ञात किया है तो ये सभी पूर्णांकों के लिए सम्मित होगा। अब इसकी हम तीसरी शर्त चेक करते हैं कि क्या दिया गया संबंध संक्रामक है या नहीं है। यदि कोई भी संबंध संक्रामक होता है तो यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, इस तरह से कोई दो क्रमित युग्म हो कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो यदि वह संबंध संक्रामक होगा तो उसके लिए फिर a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसे हमें क्या करना है कि ये दोनों यदि दिए हैं तो हमें ये वाला सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आर है, तो हम यही मान लेते हैं कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ कि a माइनस बी जो है ये डिविजिबल बाई 5 होगा, और मैं ये कह सकता हूं यहां से कि a माइनस बी बराबर
ये 5 का कोई गुणज होगा। इसी प्रकार b माइनस सी यदि बिलोंग्स टू r है तो b माइनस सी डिविजिबल बाई 5 होगा, या मैं ये कहूं कि b माइनस सी भी 5 का कोई ना कोई गुणज होगा, तो मैं इसे m लिख लेता हूं। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि a माइनस सी भी इस R से ही बिलोंग करता है, तो मैं यहां समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ रहा हूं, तो मुझे मिलेगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर 5k प्लस 5m। ये हो जाएगा, यहाँ माइनस बी और ये प्लस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा a माइनस सी इक्वल टू 5 ब्रैकेट में k प्लस m। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a माइनस सी जो है ये भी 5 का कोई गुणज है, क्योंकि यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यदि ये 5 का गुणज है तो a माइनस सी भी 5 से विभाजित होगा। और हम ये यहाँ पहले से ही जानते हैं कि यदि a माइनस बी जो है R में बिलोंग करता है तो a माइनस बी 5 से विभाजित होता है। इसी प्रकार यदि a माइनस सी 5 से विभाजित है तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी भी R से बिलोंग करता है, जो कि हमको सिद्ध करना था। अतः जो दिया गया संबंध है ये सिद्ध होता है कि ये संबंध संक्रामक भी है। तो हम जानते हैं कि ये दिया गया संबंध प्रतुल्य भी है, ये हमने पहले ऊपर सिद्ध किया था, संक्रामक भी है और सममित भी है। यदि ये तीनों है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध होगा, और यही हमको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं ख। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फंक्शन ऑफ x बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई तक है, द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान या हास्यमान है। तो हमें दोनों ही अंतराल ज्ञात करने हैं कि फलन कब जो है वर्धमान है और कब जो है हास्यमान है। तो सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन को उतारते हैं। तो यहां दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमको दिया गया है। हमें वर्धमान और हास्यमान के लिए ये पता होना चाहिए कि यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो फलन जो है वर्धमान है, और एफ डैश एक्स यदि लेस देन 0 है तो दिया गया फलन जो है हास्यमान होगा। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं, तो ये मिलेगा, यहाँ हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो ये हो जाएगा cos x और यहाँ हो जाएगा cos x का माइनस साइन एक्स, और हमें यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम इसे बराबर 0 के रखते हैं, और ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। जब मैं साइन एक्स को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर cos x, या ये cos को जब इसके नीचे लाएंगे हम तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन cos x बराबर 1, और ये आगे हो जाएगा tan x बराबर, और 1 को मैं दो तरह से यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 जो है या तो वैल्यू होगी ये tan x बराबर tan पाई बाई 4 की, और या ये वैल्यू हो सकती है 2 पाई तक लेनी है हमें, और 1 जो है एक तो हम जानते हैं ये यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है,
यहाँ पाई होता है और यहाँ 3π/2 और यहाँ फिर से 2π। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो हम जानते हैं कि जो 10 जो है एक तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो या तो ये 10π/4 की वैल्यू हो सकती है और या ये हो सकती है 10π + π/4 की, यानी 10 180 प्लस थीटा भी 10 थीटा ही होता है। यानी हमें यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो x बराबर π/4 और एक मिलेगा x बराबर, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5π/4। और अब हम ये देखते हैं कि कौन से अंतराल में फलन जो है वर्धमान होगा और कौन से अंतराल में फलन जो है हास्यमान होगा। तो ये एक नंबर लाइन है और मान लेते हैं कि यहाँ जो है 0 है और यहाँ पर 2π है और यहाँ कहीं π/4 होगा और यहाँ कहीं 5π/4 होगा। अब हमें इन तीनों अंतराल में जो है वैल्यू को चेक करना है और किसकी वैल्यू चेक करनी है, हमें चेक करनी है f' की वैल्यू, जो कि है cos x - sin x, कि ये कहाँ धनात्मक होगी और कहाँ जो है ऋणात्मक होगी। तो हम सबसे पहले इस अंतराल में चेक करते हैं। तो 0 से लेकर 45 के बीच में कोई भी मान रख के इसमें देखते हैं कि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो मैं जानता हूँ कि 30 का मान जो है सबसे मेरे लिए आसान होगा, तो मैं इसे यहाँ f' π/6 पर चेक कर लेता हूँ। तो ये 30 डिग्री का मान है, तो ये हो जाएगा cos π/6 माइनस sin π/6। cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2 और sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2। ये मिलेगी मुझे √3 - 1/2 और जबकि √3 की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होती है तो ये जो है हमको धनात्मक मिलेगा, यानी यहाँ जो है फलन जो है पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार 45 और 225 के बीच में मैं यहाँ 90 यदि रख के देखता हूँ तो 90 पे ये cos 90 0 हो जाएगा और ये माइनस sin 90 यानी -1 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू मिलेगी मुझे नेगेटिव। और 225 से ज़्यादा और 360 से कम मैं यहाँ यदि 270 रख के देखूंगा तो ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी। और इस तरह से ये हमें यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वर्धमान के लिए अंतराल है, वर्धमान के लिए हम जानते हैं कि f' की जो वैल्यू है ग्रेटर दैन 0 या ये कहूँ कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये x जो है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, पॉजिटिव के लिए 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π तक, 5π/4 से 2π तक। यदि मैं हास्यमान की बात करूं तो f' की वैल्यू इज लेस देन 0 होती है, यानी नेगेटिव होती है। और जिसके लिए जो अंतराल यदि लिखा जाएगा तो यहाँ देखेंगे π/4 से लेके 5π/4, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है। π/4 से लेके 5π/4 तक, तो यही दोनों इसके जो है अंतराल होंगे। ये वर्धमान के लिए होगा और ये हास्यमान के लिए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं ग। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं
तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 समस्या हल हो जाती है और नंबर 2 उनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। तो हमें यहाँ ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से, यानी दोनों ही घटनाएं स्वतंत्र हैं, हल करने की प्रायिकता क्रमशः दी गई हैं। यानी ए की जो है समस्या हल करने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है और बी के समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/3 है। तो हम यहाँ यदि ए समस्या हल नहीं कर पाता है इस बात की प्रायिकता ज्ञात करें तो ये हो जाएगी 1 - 1/2 या 1/2। और यदि बी समस्या हल नहीं कर पाता है इस बात की प्रोबेबिलिटी जाने तो ये मिलेगी 1 - 1/3 बराबर 2/3। तो दोनों ही घटनाएं स्वतंत्र हैं, एक घटना का दूसरी घटना पर यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम पहले वाले प्रश्न का उत्तर निकालते हैं, समस्या हल हो जाती है। तो देखिए, यदि समस्या हल होगी, इस बात की प्रायिकता मुझे निकालनी है, तो समस्या हल होने के 3 तरीके हैं कि यदि समस्या को ए हल कर देता है और बी हल नहीं कर पाता है तो भी आप समझ सकते हो कि समस्या हल हो जाएगी। या यदि समस्या ए हल नहीं कर पाता है परंतु समस्या बी हल कर देता है तो भी समस्या का हल हो जाएगा। या ए भी समस्या हल कर देता है और बी भी समस्या हल कर देता है तो भी समस्या का हल हो सकता है। तो इस तरह से समस्या हल हो जाएगी। और इस बात की यदि प्रायिकता ज्ञात करें तो ए समस्या हल करता है तो इस बात की प्रायिकता 1/2 है। बी समस्या हल नहीं करता है, इस बात की प्रायिकता 2/3 है। प्लस ए समस्या हल नहीं करता है, इस बात की प्रायिकता 1/2 है। और बी समस्या हल कर लेता है, इस बात की प्रायिकता 1/3 है। ए समस्या हल कर लेता है 1/2, बी समस्या हल कर लेता है 1/3। ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। या यदि हम इसका एलसीएम 6 लेंगे तो ऊपर मिलेगा हमको 2 और 1 3 और 1 4। और जब इसे काटेंगे तो समस्या हल हो जाती है, इस बात की प्रायिकता 2/3 होगी। आइए हम देखते हैं नंबर 2, उनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। तो देखिए, यदि समस्या ए हल कर लेता है तो बी समस्या हल नहीं करेगा क्योंकि केवल एक ही हल करता है। और यदि समस्या ए हल नहीं करता है तो फिर समस्या बी हल करेगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन यहाँ नहीं होगी। तो ए हल कर लेता है, इस बात की 1/2 है। बी नहीं कर पाता है, इस बात की 2/3 है। ए हल नहीं कर पाता है, इस बात की प्रायिकता 1/2 है। बी हल कर लेता है, इस बात की प्रायिकता 1/3 है। ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3/6 और काटने पर हो जाएगा ये 1/2। तो पहले सवाल का आंसर ये 2/3 होगा और दूसरे सवाल का आंसर 1/2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं घ। यदि y बराबर x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट तक है तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y² अपॉन 1 माइनस बाई लॉग ई एक्स। तो हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। हमें दिया है y बराबर x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट तक है तो x की पावर में जो फंक्शन होगा x की पावर x, ये भी यहाँ
y के बराबर होगा। तो यहाँ जैसे ही फलन रिपीट होता है हम वहाँ y लिख लेते हैं। और यदि हम यहाँ दोनों पक्षों का लॉग लें तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर y। हम जानते हैं कि log की ये प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर n जो है n log m के बराबर होता है। log y बराबर और m की पावर n में जब y को आगे लिखेंगे तो ये log x हो जाएगा। और अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y और y का फिर से करेंगे तो dy/dx। यहाँ फर्स्ट इनटू सेकेंड फंक्शन लगाएंगे। फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। इधर लेके आएंगे dy/dx वाले सभी पदों को 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx बराबर, और ये सॉल्व करने पर हो जाएगा y/x। और यहाँ दोनों से dy/dx कॉमन, तो ये मिलेगा 1/y माइनस log x बराबर y/x dy/dx अपॉन यहाँ बाई एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस y log x बराबर y/x। तो dy/dx बराबर मिलेगा, इस y को इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर अपॉन इधर ये x है और यहाँ होगा 1 माइनस y log x। और इस x का मल्टीप्लाई हम जब इधर करेंगे तो x इंटू dy/dx बराबर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x। यही हमको सिद्ध करना था। x इंटू dy/dx बराबर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log e x। ये बिंदीयां हैं। मान ज्ञात कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू dx। तो हमें ज्ञात करना है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू dx। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिए गई मान को आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। तो हम इसे समीकरण 1 डालकर छोड़ देते हैं और इसे आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर, यहाँ मैं सबको आंशिक भिन्न में तोड़ूंगा तो ये होगा a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन
x माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। मैं अब यहाँ a, b और c तीनों के मान निकालकर इसी समीकरण में रखूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इधर जो भी हर में दिया है, इस हर से दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों तो ये हो जाएगा, गुणा करने पर इधर केवल x बचेगा और इधर यहाँ a, और जब इससे गुणा करेंगे तो x माइनस वन से कट जाएगा और मल्टीप्लाई में x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b, यहाँ x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा तो x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c, यहाँ x माइनस 3 कटेगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब यहां से हम ए बी सी ज्ञात करते हैं। तो हमें यदि a ज्ञात करना है तो हम इस a के हर को 0 के बराबर रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे पहले। तो यहाँ x माइनस 1 बराबर जब मैं 0 रखूंगा तो मुझे x बराबर 1 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस दिए गए समीकरण में मैं x बराबर 1 रख दूंगा दोनों पक्षों में। तो x बराबर 1 रखने पर इधर मिलेगा मुझे 1 और इधर x बराबर जब मैं 1 यहाँ रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 और ये पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इधर x माइनस 1 मैं यहाँ रखूंगा तो ये 0 और ये पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो केवल मुझे मिलेगा a और यहाँ 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2 और प्लस 2 को जब इधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 1/2। अब इसी समीकरण में मुझे b निकालना है तो मैं यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2 रखूंगा। तो x बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा यहाँ 2 और जब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये 0 और ये पूरा मल्टीप्लाई 0। यहाँ 2 रखूंगा मैं तो 2 माइनस 2 0, ये पूरा मल्टीप्लाई 0, केवल ये b वाला भाग बचेगा b और 2 माइनस 1, यहाँ भी 2 रखूंगा तो 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा तो ये हो जाएगा b 1 और माइनस 1, या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये यहाँ से b बराबर माइनस 2 मिलेगा जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये b की वैल्यू मिल गई। अब ज्ञात करते हैं c की वैल्यू। इसी समीकरण में मैं यहाँ x माइनस 3 बराबर 0 से x बराबर 3 रखने पर तो इसका मान यदि मैं 3 रखूंगा तो यहाँ x माइनस 3 वाला ये जो फैक्टर है ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 और यहाँ भी x माइनस 3 वाला ये पूरा फैक्टर 0, केवल ये वाला फैक्टर यहाँ बचेगा। तो यहाँ x के जगह पर मैं इधर लगाऊंगा 3 और इधर लिखूंगा c ब्रैकेट में 3 माइनस 1 और फिर 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 बराबर यहाँ c और यहाँ 2 और यहाँ 1 और मैं इसे इधर लाऊंगा तो c बराबर 3/2। अब मुझे यहाँ a, b और c तीनों के मान मिल चुके हैं। मैं इन मानों को समीकरण नंबर 2 में लगाता हूँ तो ये मुझे मिलेगा, ये है यहाँ पर x
अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, जो कि बराबर हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस वन, और a की वैल्यू यहाँ 1/2 है, 1/2 एक्स माइनस वन प्लस b की वैल्यू -2/x-2 प्लस c की वैल्यू 3/2/x-3। तो इसके स्थान पर अब ये जो है मान हो जाएगा। तो मैं यहाँ समीकरण नंबर 1 में अब इसके स्थान पर ये वाला मान लगा दूंगा। तो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस -2 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 3/2/x-3 इंटू डी एक्स। सबका अलग अलग यहाँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा 1/x-1 इंटू डी एक्स। ये -2 कॉमन आ जाएगा, 1/x-2 इंटू डी एक्स। यहाँ से 3/2 कॉमन, x माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो सबका समाकलन करते हैं। तो 1/x-1 का समाकलन हो जाएगा log x-1 -2, इसका हो जाएगा log x-2, और ये हो जाएगा 3/2 log x-3 प्लस कांस्टेंट c। यही इस सवाल का आंसर होगा।